नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय से। पिछले व्याख्यान में मैंने आप सबसे छायावाद के परिचय, छायावाद की परिभाषा के विषय में चर्चा की थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं छायावाद की प्रवृत्तियों पर व्याख्यान प्रस्तुत करूंगी। छायावादी काव्य में मिलने वाली प्रवृत्तियों को हम मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली है भावगत प्रवृत्तियां। भावगत प्रवृत्तियों के अंदर छायावाद की जो पहली विशेषता है वह है वैयक्तिक भावों की प्रधानता। छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है व्यक्तिवादिता। आधुनिक युग की प्रतिद्वंदात्मक व्यवस्था, अधिकार स्वायत्तता और पूंजीवादी विद्वता के परिणाम स्वरूप व्यक्तिवाद का जन्म हुआ। इस व्यक्तिवाद के फलस्वरूप छायावादी कवि ने स्वच्छंदतावाद तथा कलावाद की दुहाई दी, जो नैसर्गिक भी थी। छायावादी कवि को अपने व्यक्तित्व के प्रति अगाध विश्वास था। उसने बड़े उत्साह से काव्य के भाव और कला पक्ष में निज व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया। अहम भावना छायावादी काव्य की सर्वप्रमुख विशेषता बन गई और इसी प्रकार छायावादी काव्य में वैयक्तिक सुख दुख की अभिव्यक्ति खुलकर हुई। जयशंकर प्रसाद का आंसू तथा सुमित्रा नंदन पंत के उच्छ्वास और आंसू व्यक्तिवादी अभिव्यक्ति के सुंदर निदर्शन हैं। वैसे ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री के स्मृति में सरोज स्मृति नामक शोकगीत लिखा। उसमें उन्होंने अपने जीवन के समस्त अनुभवों को अभिव्यक्त किया। कवि ने आत्मकथा के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों तथा आधुनिक अर्थपिशाचों पर गहरा प्रभाव किया है। उनके व्यक्तिगत जीवन की हर एक पीड़ा को इन कुछ पंक्तियों के माध्यम से समझा जा सकता है। ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार, ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार, खाकर पत्तन में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद। इसी प्रकार हरिवंश राय बच्चन का आज मुझसे दूर दुनिया गीत उनके जीवन के एकाकीपन का द्योतक है। अगली जो इस काव्य की प्रवृत्ति है वो है प्रकृति सौंदर्य चित्रण। छायावादी काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य को विशेष महत्व मिला है। इस काव्य में प्रकृति पर चेतनता का अर्थात प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा आदि छायावाद के सभी प्रमुख कवियों ने प्रकृति का नारी रूप में चित्रण किया है और सौंदर्य एवं प्रेम की अभिव्यक्ति की है। निराला ने संध्या सुंदरी कविता में संध्या को मेघमय आकाश से उतरती हुई परी के रूप में देखा है। वे कहते हैं, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। इसी प्रकार महादेवी वर्मा की सांध्य गीत नामक कविता है। सांध्य गीत की प्रथम कविता में वे अपने जीवन की तुलना सांध्य गगन से करती है और कहती है, प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन, यह क्षितिज बना धुंधला विराग, नव अरुण अरुण ये मेरा सुहाग, छाया सी काया वीतरा। छायावादी काव्य में प्रकृति संबंधी श्रृंगारिकता में सूक्ष्मता और सात्विकता है, रीतिकालीन ऐन्द्रिकता नहीं है। किंतु इन्होंने कहीं कहीं पर प्रकृति विषयक चित्रण में इंद्रियता स्पष्टतः उभर कर दिखाई देती है। अगली जो इस काव्य की प्रवृत्ति है वो है नारी सौंदर्य। छायावादी सौंदर्य की प्रवृत्ति का रूप नारी सौंदर्य में देखने को मिलता है। छायावादी कवि ने नारी के सूक्ष्म सौंदर्य की अभिव्यक्ति अनेक रूपों में की है। कहीं तो वह प्रकृति के माध्यम से उसका शारीरिक सौंदर्य चित्रण करता है, तो कहीं उसमें कुतूहल का समावेश करके नवीनता ला देता है।
महाकवि जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। शशिमुख पर घूंघट डाली, अंचल में दीप छिपाए। शशिमुख पर अंतर डाले, अंचल में दीप छिपाए। जीवन की गोधली में, जीवन की गोधली में कौतूहल से तुम आए। छायावादी काव्य का प्रेम वर्णन बड़ा उत्कृष्ट है। उसमें वासना का अभाव है और हृदय की कोमल वृत्तियों का उद्घाटन है। छायावाद की प्रणय भावनाओं ने सौंदर्य का मान ही बदल दिया। छायावादी कवियों ने नारी प्रणय की सुकुमारता से अधिक प्रेरणा की स्रोत है। प्रसाद ने स्वयं नारियों के विषय में लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ अवतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। इस काल के कवियों ने नारी को करुणामयी, श्रद्धामयी, कल्याणी तथा प्रेममयी जीवन संगिनी के रूप में चित्रित कर उसे समाज एवं साहित्य दोनों की श्रद्धा का पात्र बनाया है। राष्ट्रीयता छायावादी काव्य की अगली प्रमुख विशेषता है। राष्ट्रीय जागरण ने छायावाद के व्यक्तिवाद को असामाजिक पदों पर झटकने से बचा लिया। छायावादी कवि ने आंतरिकता में कितनी प्रधानता क्यों न हो, वह अपने युग से निश्चित रूप में प्रभावित हुआ है। प्रसाद ने अपने नाटकों में प्रयुक्त गीतों में राष्ट्रीयता की प्रबल भावना का प्रचार किया है। उन्होंने लिखा है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अंग्रेजी के रोमांटिक साहित्य में रहस्यवाद और स्वतंत्रता प्रेम की कविताएं मिलती हैं। वर्ड्सवर्थ और शेली ने जहां स्वतंत्रता के गीत लिखे, वहां रहस्यात्मकता का भी स्वर अलापा। रोमांटिसिज्म का प्रभाव, रोमांटिसिज्म के ही समकक्ष छायावाद को हिंदी में देखा जाता है। अतः यह जो रहस्यवाद की, रहस्यात्मकता की जो प्रवृत्ति है, वो छायावाद में भी देखने को मिलती है। उसका प्रभाव छायावाद में भी कहीं ना कहीं से स्पष्ट रूप से झलकता है। अगली इस काव्य की जो प्रवृत्ति है वो है रहस्यानुभूति। छायावाद युग में प्रारंभिक छायावादी काव्य को प्रायः रहस्यवाद कहने या छायावाद और रहस्यवाद को पर्यायवाची मानने की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है, जैसा कि मैंने अभी आपसे चर्चा की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोनों को एक ही माना। डॉक्टर रामवर सिंह ने लिखा है, छायावाद के लिए मिस्टिसिज्म शब्द के आते ही रहस्यवाद शब्द की बुनियाद पड़ गई और सो कवि किंकर छद्म नामधारी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के आजकल के हिंदी कवि और कविता निबंध से पता चलता है कि जिन कविताओं को लोग छायावाद कहते थे, उन्हीं को वो रहस्यवाद कहना चाहते हैं। वस्तुतः छायावादी कविता में रहस्यानुभूति के प्रारंभिक स्तर ही मिलते हैं। महादेवी वर्मा के अनुसार विश्व के अथवा प्रकृति के सभी उपकरणों में चेतना का आरोप छायावाद की पहली सीढ़ी है, तो किसी असीम के प्रति अनुराग जनित आत्मविसर्जन का भाव अथवा रहस्यवाद छायावाद की दूसरी सीढ़ी है। महादेवी वर्मा का संपूर्ण काव्य परोक्ष प्रियतम के रहस्य संकेतों से भरा हुआ है। प्रसाद पंथ निराला में भी गंभीर स्तर पर रहस्यानुभूति का स्पर्श देखने को मिलता है। मानवतावाद छायावाद की अगली विशेषता है। छायावादी कविता में मानवतावाद के प्रति विशेष आग्रह दिखाई पड़ता है। रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रचारित मानवतावाद, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रचारित विश्व बंधुत्व की भावना, महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित मानवतावाद, इन सबका प्रभाव छायावादी साहित्य में परिलक्षित होता है। छायावादी काव्य में मानवतावादी दृष्टिकोण विविध रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। छायावादी कवि ने युग युग से अपेक्षित नारी को सदियों की कारा से मुक्त करने का स्वर अलापा। वेदना और निराशा इस काव्य की अगली विशेषता है। छायावादी कविता में वेदनानुभूति के विविध रूप देखने को मिलते हैं। यह विवृत्ति कहीं पर अनंत वेदना के रूप में हुई है, तो कहीं पर करुण और कहीं कहीं निराशा के रूप में।
महादेवी वर्मा ने इस दुख के दो रूपों की अभिव्यक्ति की है। एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न बंधन में बांध देता है, और दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतन का क्रंदन है। महाकवि प्रसाद जी के काव्य में अभिव्यक्त वेदनानुभूति मुख्यतः समष्टि के दुख से उत्पन्न होने वाली सात्विक व्यथा है, जो आनंदवाद को जन्म देने वाली है। इनकी वेदनानुभूति में छायावादी स्वानुभूति की प्रवृत्ति, रहस्यवादी अनुभूति एवं काव्य सुलभ सेवा भावना का सुंदर समन्वय हुआ है। प्रसाद जी की वेदना को उत्सर्ग का उपहार मानते हुए लिखते हैं कि आह वेदना मिले विदाई, आह वेदना मिले विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मद करियों की भीख लुटाई। हिंदी के कतिपय समीक्षकों ने छायावाद में अभिव्यक्त वेदना और निराशा पर तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन की असफलता से जन निराशा का प्रभाव बताया, किंतु यह आरोप तार्किक नहीं है। आशा करती हूँ आप सबको छायावाद की विशेषताएं समझ आई होंगी। छायावाद के विषय में आगे हम अगले व्याख्यान में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।